Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हम लोग कवर कर रहे थे। ओके, अब हम लोगों ने सिर्फ दो ही क्लास अभी तक कवर किया है उसका, जिसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सर इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। दूसरे में हमने पढ़ा कि इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ रखा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। राइट, बिल्कुल सर। अब आज का जो क्लास है, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे कि जीएसटी आखिर इंडिया में क्यों आया। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि सर जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के फीचर्स क्या क्या होते हैं, जीएसटी में कितने टाइप के टैक्सेस है, जीएसटी के बेनिफिट्स क्या क्या है, जीएसटी के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। लेकिन आज हमें यह जानना है कि सर इंडिया में आखिर जीएसटी आया ही क्यों। क्योंकि जीएसटी आने से पहले देयर इज ए एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी आने से पहले एक एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। ठीक है, जिसमें आपका एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करता था। तो आखिर उस सिस्टम में ऐसा क्या लैकुना था, उस सिस्टम में आखिर क्या इलनेस या फिर क्या जो डिफेक्ट था ना, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट करना पड़ा। तो आज हम लोग कवर करेंगे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। ठीक है, अब देखो मेरा जो मानना है स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से, आपको पूरा डीपली नहीं पढ़ना है जैसे सीए सीएमए के बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है ऐसा। लेकिन आपको एटलीस्ट ऐसे पढ़ाई करना है जैसे आप आराम से अपना सिलेबस भी कवर कर पाओ, उसके साथ साथ आपके पास एक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले आके आपको ज्ञान दे रहे जीएसटी के ऊपर। ठीक है, तो उस हिसाब से आज एक कॉमर्स स्टूडेंट आपको जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए आपको फंडामेंटली चीजों को समझना पड़ेगा। इसलिए जो भी हम पढ़ाते हैं ना वो बहुत ही फंडामेंटली पढ़ाते हैं, बाकियों की तरह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है, या फिर एग्जाम ओरिएंटेड की तरह ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज प्रैक्टिकल व्यू देके कि एक्चुअली में क्या होता है। एग्जाम्पल एक दो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज ए क्योर फॉर ईल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। ओके, देखो ये बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स की एक दवाई, एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स में जो भी बीमारी थी ना, जो भी इलनेस था, जीएसटी उसकी आज दवाई की तरह, जीएसटी आज मेडिसिन इंट्रोड्यूस किया गया ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। सो जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया एज ए क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। India essentially need a huge huge reform in its existing tax structure because of the following weaknesses in the existing tax structure। अच्छा, जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था ना उसमें बहुत सारे लैक्यूनस थे, बहुत सारे डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से इंडिया को एक बहुत बड़ा मेजर टैक्स रिफॉर्म की जरूरत था, और वो पूरा हुआ थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो सर क्या क्या वो डिफेक्टिव्स थे या फिर क्या क्या वो लैक्यूनस थे इन इनडायरेक्ट टैक्स, ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम और प्री इनडायरेक्ट टैक्स, प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स एरा। सो नंबर वन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था डबल टैक्सेशन। अब सर डबल टैक्सेशन क्यों होता था? देखो अब होता क्या था कि इनडायरेक्ट टैक्स, जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम था उसमें हर एक पर्पज के लिए, हर एक डेफिनेशन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग टैक्स था। जैसे कि सर्विसेज के लिए अलग टैक्स, गुड्स के लिए अलग टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग टैक्स, सेल्स के लिए अलग टैक्स, या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते तो उसके लिए अलग टैक्स। इसके लिए यह होता था कि एक एक्टिविटी को, एक प्रोडक्ट को गुड्स और सर्विस में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता था, और प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था कि कौन सा आइटम गुड्स में आएगा, कौन सा आइटम सर्विसेज में आएगा, और डेफिनेशन में क्लैरिटी नहीं था। इस वजह से कभी कभी कोई प्रोडक्ट के ऊपर दोनों लग जाता था, यानी कि गुड्स के ऊपर टैक्स भी लगेगा, आज गुड्स उसके ऊपर टैक्स लगेगा, आज सर्विस उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से किसी किसी प्रोडक्ट के ऊपर डबल टैक्सेशन हो जाता था। सो the main problem in the existing tax structure was certain transactions were subject to both double taxation or subject to double taxation, where tax as both goods and services, since in the earlier regime distinction between goods and services was not often blurred। इसका मतलब क्या है? देखो
क्योंकि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन प्रॉपरली डिराइव या फिर प्रॉपरली क्लैरिफाई नहीं किया गया था, प्रॉपरली डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था, तो किसी किसी प्रोडक्ट को दोनों कैटेगरी में डाला जाता था, उसे सर्विस भी ट्रीट किया जाता था, उसे गुड में भी लिया जाता था, जिसकी वजह से उसके ऊपर डबल टैक्सेशन लिया जाता था। इसका एक एग्जांपल है सॉफ्टवेयर को एज ए गुड्स भी ट्रीट किया जाता था और उसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था, यानी कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सर्विस टैक्स एंड वैट दोनों लगते थे। ठीक है, अब जीएसटी आने से हुआ क्या सर? देखो, जीएसटी आने से एक चीज तो हो गया कि भाई अब गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर दोनों के ऊपर एक ही टैक्स लगेगा, वही जीएसटी। जीएसटी क्या करता है? गुड्स को भी कवर करता है, सर्विस को भी कवर करता है। तो आप चाहे उसे गुड्स बोलो चाहे उसे सर्विस बोलो, लेकिन एक ही टैक्स लगेगा और एक ही बार लगेगा, वो है जीएसटी। ओके, अब दूसरा जो पॉइंट था और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है सर? कैस्केडिंग इफेक्ट का बेसिक जो मतलब है वो है टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स। ओके, कैस्केडिंग इफेक्ट ये बोलता था कि भाई टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि किसी में आपने टैक्स दिया है, टैक्स के ऊपर दोबारा आप टैक्स दे रहे हो। ठीक है, इट हैपेंस व्हेन द टैक्स पेड टू वन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड एज क्रेडिट बाय अनदर गवर्नमेंट। अच्छा, कैस्केडिंग इफेक्ट कब आता है सर? जब एक गवर्नमेंट को आपने टैक्स दिया है और दूसरे को आप क्या कर रहे हो, दूसरा गवर्नमेंट उसका बेनिफिट या फिर क्रेडिट आपको नहीं देता। तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं सो दैट आपको बेटर समझ में आएगा। देखो, प्री जीएसटी में क्या होता था, अभी पोस्ट जीएसटी में क्या हो रहा है, ये दोनों हम लोग समझेंगे। चलो, मैं यहां पे ले रहा हूं प्री जीएसटी एरिया, प्री जीएसटी एरा, प्री जीएसटी एरा में क्या था सर? देखो, चलो ले लेते हैं। सपोज एक आदमी था मैन्युफैक्चरर, एक था होलसेलर और एक है ट्रेडर। ठीक है, ये तीन लोग हैं, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है होलसेलर और एक है ट्रेडर। प्री जीएसटी रेजिम में होता क्या था कि सपोज 100 रुपीज का मैन्युफैक्चरर ने कोई गुड्स बनाया, तो गवर्नमेंट ये बोलता था कि भाई देखो, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना, उनके ऊपर हम एक टैक्स लेंगे जिसका नाम है एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब ये एक्साइज ड्यूटी में हम क्या करेंगे? देखो, एक्साइज ड्यूटी का सपोज मान लीजिए रेट था 10%, तो 10% की इसके ऊपर टैक्स कितना आ जाएगा? 10 रुपीज का। तो एक्साइज ड्यूटी लेता कौन था सर? एक्साइज ड्यूटी लेता था सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी कौन लेता था? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी आपका कलेक्ट करता था सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पे गुड्स का जो कॉस्ट है वो कितना आ जाएगा? 110। अब ये 110 का जो कॉस्ट है वो किसको आएगा? होलसेलर को आएगा। कि होलसेलर ने बोला कि भाई हाँ मैं खरीदूंगा। होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को कितना पेमेंट किया? 110 रुपीज उसने पेमेंट कर लिया। अब होलसेलर अपने आप में सोच रहा है कि भाई हाँ, जरूरी नहीं है कि मैंने 10 रुपया टैक्स के लिए दिया है, लेकिन ये तो मेरा बिजनेस है, मैं क्या करूंगा, इसे किसी और पर्सन को बेचूंगा। तो सपोज वो चाह रहा है कि मैं 20 रुपए का प्रॉफिट रखूं, 20 रुपए का मार्जिन रख के दूसरे आदमी को बेचना चाहता हूं, तो 130 आ रहा है प्राइस। यहां पे गवर्नमेंट बोल रहा है कि जब आप किसी और को बेचोगे ना, यहां पे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलता था कि हम एक टैक्स लेंगे जिसका नाम है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसका भी रेट सपोज मान लो 10% है, तो यहां पे टैक्स कितना आएगा? 13। अब जो होलसेलर है वो ये बोल रहा है कि सर जी मैंने तो 13 रुपए से 10 रुपए का टैक्स ऑलरेडी दे दिया है, मैंने तो मैन्युफैक्चरर को डिपॉजिट भी किया है 10 रुपए का टैक्स, आप देख सकते हो। तो गवर्नमेंट बोले हाँ तुमने डिपॉजिट किया है, हम मानते हैं, लेकिन वैट कौन ले रहा है सर? वैट ले रहा है स्टेट गवर्नमेंट। वैट कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि ठीक है, देखो तुमने अगर हमें टैक्स दिया है तो हम तुम्हें रिफंड दे देंगे, तो दिखाओ मतलब दिखो कहां पे तुमने टैक्स दिया है, सो दिखाओ कहां पे टैक्स है। तो वो बोल रहा है कि सर मैंने तो एक्साइज ड्यूटी दिया है। अब गवर्नमेंट यहाँ पे बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, भाई देखो एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें उसमें मत धकेलो, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, हमें उस टैक्स में मत धकेलो, हमें हमारा टैक्स वैट अगर हमें पेमेंट किया है तो उसका हम क्या करेंगे? आपको रिटर्न या फिर क्रेडिट दे देंगे, जिसे हम बोलते हैं सेंड वैट क्रेडिट, राइट। अब यहां पे हुआ क्या? देखो, दोनों गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। सपोज मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया या फिर मैंने एक मैन्युफैक्चरर से कुछ सामान खरीदा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, एक्साइज ड्यूटी। अब मैं दे रहा हूं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को वैट,
ये मैं प्री जीएसटी एरा की बात कर रहा हूं। मैं दे रहा हूं होलसेलर, जो होलसेलर में क्या कर रहा हूं, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट, उससे मैं टैक्स दे रहा हूं। अब उससे अगर टैक्स दे रहा हूं तो वो बोल रहा है कि नहीं हम एडजस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है और आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया था एक्साइज ड्यूटी, अब हमारी बारी है, हम आपसे टैक्स लेंगे। अब ये टैक्स में भी देखो क्या मिल के आया है, देखो टैक्स में क्या मिल के आया है। ये जो 13 रुपए का टैक्स है ना, इसमें देखो 100 रुपए के ऊपर तो 10% का टैक्स है, ठीक है, 100 रुपए के ऊपर 10% का टैक्स है, जो कि हमारा जो ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। देखो यहाँ पे डबल टैक्स हो रहा है, एक बार आपने एक्साइज ड्यूटी दिया है और एक बार आप वैट भी दे रहे हो। उसी 100 रुपए के ऊपर आप 2 बार टैक्स दे रहे हो। उसी 100 रुपए के ऊपर आपने 10 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया, आपने 10 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार टैक्स जा रहा है दोबारा। ये जो 20 रुपए आपने लिया है, 20 रुपए जो प्रॉफिट है, 20 रुपए का जो प्रॉफिट है, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रहा है, 2 रुपए का टैक्स ले रहा है, 10%। लेकिन और एक जो टैक्स रुपए है ना, 1 रुपए का जो टैक्स बच गया, 1 रुपए का जो टैक्स आ गया ना सर, भाई ये क्या है सर, ये इस टैक्स के ऊपर टैक्स है, ये इस टैक्स के ऊपर टैक्स है। यानी कि जो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी पे किया है, उसके ऊपर भी आपको 1 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, 10%। इसी को बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। अब देखो जीएसटी आने के बाद क्या है, जीएसटी दोनों कलेक्ट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट मिलकर जीएसटी लेते हैं। तो जीएसटी का क्रेडिट दोनों ही दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको क्रेडिट दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी आपको क्रेडिट देता है। इसीलिए कास्केडिंग इफेक्ट होता ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, कास्केडिंग इफेक्ट होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें, चलो दूसरा पॉइंट हम लोग आ जाते हैं, हमारा क्या है दूसरा पॉइंट, देखो कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। इट हैपेंस व्हेन टैक्स पेड टू वन गवर्नमेंट इज नॉट अलाउड टू अनदर गवर्नमेंट। इन द अर्लियर टैक्स रिजीम एक्साइज ड्यूटी इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी कौन कलेक्ट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड वैट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। VAT is collected by state government. So excise duty paid by a person to central government, excise duty जो अपने central government को पेमेंट किया, excise duty जो आपने central government को, so excise duty paid by the central government is not allowed as credit by the state government. सेंट्रल गवर्नमेंट को जो आपने एक्साइज ड्यूटी पेमेंट किया है, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोलता था कि भाई इसका क्रेडिट तो हम आपको नहीं देंगे, अगर आपने VAT पेमेंट किया है सिर्फ VAT की क्रेडिट हम आपको देने वाले। Which result tax on tax? GST fix this problem by giving credit to the assessee at every stage of supply. GST क्या बोलता है भाई, देखो हमारे लिए ना मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे लिए ना सेल है, ना ट्रेडिंग, कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है सप्लाई। सप्लाई में ये सब आ जाते हैं, इस वजह से चाहे आप किसी को भी टैक्स दो, आपको क्या होगा, क्रेडिट मिलने वाला है, आपको क्या होगा, क्रेडिट मिलने वाला है। ओके, जो तीसरा था वो था मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्स। मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्स क्या था सर, मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्स मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका एक्साइज ड्यूटी लिया जाता था, आपका जब आप ट्रेडिंग करोगे तो वैट लिया जाता था, सीएसटी लिया जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स लिया जाता था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, ऑक्ट्राई टैक्स था, बहुत सारे टैक्स थे, हर एक एक्टिविटी के लिए एक एक टैक्स था, ठीक है। जीएसटी आया, जीएसटी ने क्या किया कि भाई सारे के सारे टैक्स को सब्ज्यूम्ड कर लिया अपने अंदर, सारे के सारे टैक्स को कलेक्ट करके अपने अंदर संभाल लिया और एक ही टैक्स बन गया, वो था जीएसटी, जिसे हम बोलते थे वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। सो जो मल्टीपल नंबर ऑफ टैक्सेस है ना, वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाते। उसके बाद है डिफरेंस इन द टैक्स रेट। अच्छा, एक और प्रॉब्लम क्या था, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में, ओल्ड टैक्स, ओल्ड जीएसटी, जीएसटी से पहले प्री जीएसटी रिजिम में क्या था कि टैक्स की जो रेट है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करते थे। देखो जैसे कि ये वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही है देश में, ठीक है, तो जो एक्साइज ड्यूटी इसका रेट शायद सेम ही रहेगा, इसका रेट पूरे देश में सेम रहेगा, लेकिन ये जो वैट है ना, ये वैट लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो डिपेंड करता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट कितना फिक्स करेगा। जैसे कि आज के डेट में अगर आप देखोगे, एक टैक्स है जिसका नाम है स्टैम्प ड्यूटी। जब आप प्रॉपर्टी किसी के नाम से दूसरे के नाम पे रजिस्टर करते हो ना, किसी के नाम से किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी जब आप रजिस्टर करते हो तो स्टैम्प लगता है, स्टैम्प ड्यूटी पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो ये जो स्टैम्प ड्यूटी है आज के डेट में भी किसी स्टेट में 6% का है, किसी स्टेट में 8% का है, किसी स्टेट में 10% का भी है,
ठीक है। किसी स्टेट में 6% का, किसी स्टेट में 8% का, किसी स्टेट में 10% का, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लेना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट कितना टैक्स लेना चाहता है, ये डिसाइड किया जाता है। तो वैट जो था ना, वैट डिपेंड करता था कि स्टेट टू स्टेट, किसी स्टेट में वैट था 10% का, किसी स्टेट में 14% का। अपने सेम ही गुड्स होगा, लेकिन एक के ऊपर टैक्स लगेगा 10% का, एक के ऊपर लगेगा 14% का। तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता था ना, प्राइस में डिफरेंस आ जाता था। एक ही चीज आप खरीदोगे, सपोज आप एक ही चप्पल खरीद रहे हो, आपने एक ही चप्पल या फिर एक ही जूता, बाटा का एक ही जूता आपने खरीदा, या फिर आपने सपोज वुडलैंड का कोई जूता आपने खरीदा। दिल्ली में प्राइस अलग होता था, भुवनेश्वर में प्राइस अलग होगा, कोलकाता में प्राइस अलग रहेगा। इस वजह से लोग क्या होते थे ना, बायर कंफ्यूज हो जाते थे, बायर एक पर्टिकुलर स्टेट को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन आज के टाइम पे जीएसटी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स बन गया, यानी कि आप कहीं पे भी रहिए, आप हर एक स्टेट के लिए जीएसटी का जो रेट है वो सेम है, हर एक स्टेट के लिए जीएसटी का जो रेट है वो सेम ही है। इस वजह से जीएसटी में क्या होगा, कोई डिफरेंस इन टैक्स रेट नहीं आएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम था जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में था, जो कि जीएसटी ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था जीएसटी। इस वजह से जीएसटी का ये जो सारे प्रॉब्लम थे ना, 4-5 पॉइंट्स जो कि एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में लैकुनास था, ये जो 4-5 पॉइंट थे ये थे एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में क्या थे, ये सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर फेस करता था। जीएसटी के इंप्लीमेंट के साथ ऑलमोस्ट ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गए। और मैं बोलूँ जीएसटी ने बहुत हद तक कैस्केडिंग इफेक्ट को भी कम कर लिया, जीएसटी ने डबल टैक्सेशन भी बहुत हद तक कम कर लिया। उसके साथ सिंगल टैक्स बन गया, पूरे देश में एक ही रेट आएगा, तो प्रोडक्ट की वैल्यू पूरे देश में इक्वल रहेगा। नंबर ऑफ टैक्सेस, बहुत सारे टैक्स थे जिन्हें पूरी तरह से सब्ज्यूम कर लिया गया, सर्विस टैक्स पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया, वैट बहुत सारी चीजों के ऊपर अभी भी नहीं अप्लाई होता है, जिसकी वजह से इंडिया की जो टैक्स स्ट्रक्चर है आज के डेट में बहुत सिंप्लीफाइड हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोगों ने आज की क्लास में ये सीखा कि जीएसटी इंडिया में क्यों आया, व्हाट आर द नीड्स फॉर जीएसटी इन इंडिया। अगले जो क्लास है ना, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जर्नी ऑफ जीएसटी इन इंडिया। आखिर जीएसटी जब आया, जीएसटी का जर्नी कैसे था, किस तरह से ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया, कब पहली बार लाया गया था, और कब जाके ये पूरी तरह से एक एक्ट बन गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग टैक्सेस सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी, वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, सो होपफुली आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास आपको पसंद आया तो एक बार लाइक कर लीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में जीएसटी है, चाहे आप किसी भी सेमिस्टर में हो, उन्हें ये वीडियो क्या कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, उनका भी मदद हो जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।